त्यानंतर कोलकात्यावरून आलेले असिस्टंट प्रोफेसर आयुष्यमान डॉक्टर सुनील सुमन सर यांनी विषयावरती आपले मनोगत व्यक्त करावे असे मी त्यांना विनंती करतो। डॉक्टर सुनील कुमार सुमन सर, असिस्टंट प्रोफेसर, कोलकाता। आप सबको जय भीम और सेवा जोहार। मैं आभारी हूँ बहुजन प्रबोधन मंच और बहुजन विद्यार्थी संघ का कि आपने मुझे बुलाया, खासतौर से श्री अनिल कानेकर जी का। ज्यादा देर में नहीं बोलूंगा क्योंकि पहले काफी सारी बातें हो चुकी हैं। बहुत सारी चीजें आप सुन चुके हैं और बहुत सारी चीजें आप सुनते आ रहे हैं काफी समय से। बाबा साहब को हम लगातार सुनते हैं, बाबा साहब को लगातार हम जानते हैं, लेकिन मानते कम है, सुनते ज्यादा है, जानते ज्यादा है। तो मैं थोड़ी व्यवहारिक बातें करता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, थोड़ी थोड़ी कड़वी बातें भी करता हूँ जो दिल को ठेस पहुंचाती है। तो अगर आपको भी तकलीफ हो, बुरा मत मानिएगा, बुरा भी मान जाए तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। कुछ देर बाद में चला जाऊंगा। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात की जाती है तो एक वाक्य बार बार दिमाग में घुसता है, वी आर बिकॉज ही वॉज। हम हैं क्योंकि वे थे। आज हमारा जो अस्तित्व है, इसके पीछे हमारे तमाम सारे बहुजन महापुरुषों के बलिदान, उनके त्याग, उनके मेहनत की बड़ी भूमिका रही। निश्चित रूप से अगर महापुरुषों ने इतना काम नहीं किया होता, अपनी जिंदगी को हमारे लिए नहीं लगाया होता, हमारी बेहतरी के लिए नहीं लगाया होता, तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे नहीं होते। बड़ा दिलचस्प लगता है कि कितनी मेहनत के बाद संविधान पर आप सब जानते हैं और कितनी मशक्कत के बाद आरक्षण लागू हुआ। हमारे लोग आरक्षण का फायदा लेते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार को देखते हैं और अपने समाज को भूल जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं थोड़े सिरफिरे टाइप के जो समाज को याद रखते हैं, जिनको इस बात की जरूरत महसूस होती है कि हमारे बहुजन महापुरुषों की जो विरासत है, हमारी जिम्मेदारी है कि उस विरासत को हम आगे ले जाएं। आपका जो आज का आयोजन है, ये उन्हीं महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पे वैल्यू सोसाइटी। खोबरागढ़े साहब यहाँ बैठे थे, अभी नहीं है, लेकिन आप सबको पता है बहुत कम आईएएस ऐसे लोग हैं, आईपीएस ऐसे लोग हैं, पीसीएस ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया। क्योंकि आईएएस आईपीएस की जो नौकरी होती है बहुत सुविधाजनक होती है, बहुत आरामदेह होती है, और इसलिए भी आईएएस आईपीएस में रिजर्वेशन इस समय 100% फुलफिल किया जा रहा है। सबसे कम जो आरक्षण है, जो दुर्दशा आरक्षण की, वो एजुकेशन में, तालीम में, शिक्षा में। सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है समाज के लिए तो वही लोग हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अनिल कानेकर जी को शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनकी जो पूरी टीम है, तमाम सारे लोग यहाँ पर अध्यापक बैठे हुए हैं। सरकार और ये व्यवस्था जानती है कि हमें किनको आगे बढ़ाना है और किनको रोकना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे देश के विश्वविद्यालयों में कम से कम 50,000 एससी और एसटी के प्राध्यापकों की जगहें खाली हैं। लेकिन आईएएस आईपीएस के यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होते हैं उसमें हर साल सीटें भरी जा रही हैं और बाबू और नौकरशाह पैदा किए जा रहे हैं जो समाज को ज्यादा ही भूल जाते हैं। इंसान दोस्तों चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जो हमारे सामने कुछ तस्वीरें हैं इस बात के प्रतीक है कि अगर हम ठान ले, हम चाह ईमानदारी से, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हम आसमान में सुराख पैदा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है। आसमान में हम छेद नहीं कर सकते, कोई होल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे शायरों, हमारे कवियों ने इसका भी इंतजाम किया। और कहा गया कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो।
यानी अगर आप तबीयत से पत्थर भी उछालेंगे तो आसमान में भी सुराख कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि अनिल साहब के साथ नौजवानों की एक बड़ी टीम है और नौजवान जहां होते हैं वहां जोश होता है, उमंग होता है, सही दिशा होती है, प्रतिबद्धता और समर्पण होता है और काम करने का जज्बा होता है। क्योंकि दुनिया के इतिहास में जितनी क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो सत्ता परिवर्तन की क्रांति हो, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की क्रांति हो, हर क्रांति में नौजवानों की बड़ी भूमिका रही है। बिरसा मुंडा का आंदोलन हो या बाबा साहब का आंदोलन हो, सब में नौजवानों की बड़ी भूमिका रही है। आपके साथ नौजवानों की टीम है, तो मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आप सब मिलकर ये जो ब्राह्मणवादी आसमान है उसमें आप जब अम्बेडकरवादी पत्थर उछालेंगे तो सुराग जरूर करेंगे। संविधान पे बात हो रही है, क्या खास बात है संविधान में? संविधान क्या है? किताब है, एक पुस्तक, एक ग्रंथ है। बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, आप सबके घरों में तमाम किताबें होती हैं, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उसमें और संविधान में क्या अंतर है? थोड़ी मोटी सी किताब है, ऐसी बहुत सारी मोटी किताबें होती हैं, लेकिन किताब ही नहीं है। किताबें बहुत खतरनाक भी होती हैं, किताबें हमें बर्बाद भी करती हैं और किताबें हमें आबाद भी करती हैं। एक और किताब भारत में बहुत प्रसिद्ध है, मनुस्मृति। एक वो भी किताब है और एक संविधान की किताब है। एक किताब इंसान को जानवर बनाने का काम करती है और दूसरी किताब जानवर को इंसान बनाने का। एक किताब प्रकाश से अंधकार की ओर समाज को ले जाती है और दूसरी किताब अंधकार से प्रकाश की ओर समाज को ले जाती है। आदमी आदमी में नफरत करने की किताबें वो लोग लिखते हैं और हम लोग प्यार, भाईचारा और सद्भाव बढ़ाने का काम अपनी किताब के माध्यम से करते हैं। मैं ये मानता हूं कि मनुस्मृति जैसी जो किताबें हैं वो इतिहास को कलंकित करने वाली किताबें हैं और संविधान जैसी जो किताबें हैं वो इतिहास को गौरवान्वित करने वाली किताबें हैं। अगर इतिहास गौरवान्वित हो रहा है, अगर संविधान ऐसा है, इसमें ऐसी खास बातें हैं, इसका कारण क्या है? मैं ये मानता हूं इसका एकमात्र कारण यही है कि संविधान की जो रचना है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। इसलिए यह संविधान इतना लोक कल्याणकारी है, इसलिए इस संविधान में सबके लिए जगह है, इसलिए यह संविधान सबको बराबर का हक देने की व्यवस्था कायम करता है। आपको पता है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में पिछले वर्ष भारत के एक महापुरुष की जयंती मनाई। पूरी दुनिया के इतिहास में अनोखी घटना है कि यूएनओ ने किसी महापुरुष की जयंती मनाई, वो भी भारत से। भारत से अगर जयंती मनाई जाएगी तो रामनवमी मनाई जा सकती है, हनुमान जी की जयंती मनाई जा सकती है, तुलसीदास की जयंती मनाई जा सकती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आसाराम बापू उसी में शामिल होगी। बार बार बात पर्याप्त हो रही है। बापुओं की संख्या अपने देश में बहुत ज्यादा है, कुछ जेल में है, कुछ जेल से बाहर है, कुछ जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बापू से बड़े खतरनाक लोग होते हैं। आपको पता है, एक बापू ने हम लोग को भी बहुत परेशान किया, एक बापू ने हमारे बाबा को भी बहुत परेशान किया। ये सब आपको पता है, बापुओं से थोड़ा बच के रहने चाहिए। यूएनओ ने किसी भी भारतीय महापुरुष की जयंती आज तक मनाने की जरूरत नहीं महसूस की। यहां तक कि जिनको जबरदस्ती राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया पूरी दुनिया में, उसकी भी जयंती मनाने की जरूरत यूएनओ ने महसूस नहीं की। अगर यूएनओ ने जरूरत महसूस की तो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने की। ये क्या फिजूल था, ये क्या बेकार था, ये क्या फ्री में था? मैं कहता हूं ये फ्री में नहीं था, हमने ऐसा काम किया। इस महापुरुष ने ये मजबूर किया कि हमारी जयंती में, आपको पता है कि दुनिया की जो महाशक्ति है अमेरिका, उसका जो राष्ट्रपति है वो किसी और को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि नहीं देता। हमारे देश के लोगों ने सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि बाबा साहब को नहीं दी, लेकिन दुनिया की महाशक्ति जहां घुटने टेकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री लोग खड़े रहते हैं लाइन में, वो बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि देता है। हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत सी बातें हैं। हमारे पास महापुरुषों की इतनी कहानियां हैं, इनके इतिहास में ऐसी ऐसी बातें हैं जिससे गर्व से हमारा सीना ऊंचा हुआ। लेकिन जितना इन्होंने काम किया, इन लोगों ने काम किया, हमारी जिम्मेदारी क्या बन गई? वो जो विरासत है, वो जो सिलसिला है, वो कारवां है, वो हम कहां तक ले जा रहे हैं? सवाल इसका है। और प्रश्न इसका भी है
कि हमने जब इतनी सुख सुविधाएं, चूंकि इन सारे महापुरुषों ने वो सुख सुविधाएं अर्जित नहीं की, उन्हें वो सुविधाएं हासिल नहीं हुई, हमें वो सारी सुविधाएं हासिल है। हम क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि मैं थोड़ी व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बातें करता हूं। आपको पता है कि जितनी मेहनत पहले की गई, हमारे में से बहुत सारे लोग हैं उस मेहनत को बर्बाद करने के लिए जुड़े हुए हैं, और सामने वाले जो लोग हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई है वो तो बर्बाद करने के लिए जुड़े हुए हैं। आरक्षण पे बार बार अटैक किया जाता है। पिछले दिनों आरएसएस के एक नेता ने कहा कि आरक्षण बंद होना चाहिए। आपको पता है काफी चर्चित रही है बात। क्या खास बात है आरक्षण में? क्यों आरक्षण से डर लगता है इस वर्ष को? क्यों आरक्षण को इस व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं? आरक्षण के पेज को समझना, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी व्यवस्था दी तो क्या उनका इसके पीछे मोटो क्या है? मैं ये मानता हूं कि आरक्षण और कुछ नहीं करता है। ये भारत में जो ये ब्राह्मणी संस्कृति है, झूठ, फरेब और इंद्रजाल और मायाजाल और कर्मकांड और विश्वास पे आधारित संस्कृति है, आरक्षण इसकी पोल खोलता है। आरक्षण एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, आरक्षण एक तार्किक व्यवस्था है, और तर्क और विज्ञान से लोगों को बहुत डर लगता है। जहां तर्क होगा, जहां विज्ञान होगा, वहां अंधविश्वास, कर्मकांड खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि बुद्ध से किसको सबसे ज्यादा डर है? बुद्धिज्म को नष्ट करने की कोशिश किन लोगों ने की? क्या खास था बुद्धिज्म में? कोई भी खास बात नहीं थी, केवल एक ही खास बात थी, ये तार्किक था, ये वैज्ञानिक था, जो इन्हें बर्दाश्त नहीं था। क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था है जो तर्क और विज्ञान से बहुत घबराती है। बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि हमारे जो मूर्ख लोग हैं, जो जय भीम भी कहते हैं, कुछ लोग बहुत भी हो चुके हैं, वो अभी भी उसी कीचड़ में फंसे हैं। कीचड़ में रहने वाले कीड़े को बाहर निकालिए तो फिर वो घुसते हुए कीचड़ में घुस सकता है। मैं ऐसे लोग को वही मानता हूँ, ये नाली के कीड़े लोग। जब तुम्हारे पास बहुजन महापुरुषों की विरासतें हैं, तुम्हारे पास संविधान है, तुम्हारे पास बाबा साहब के 22 वॉल्यूम है, तब तुम उस कीचड़ में क्यों धंसने जा रहे हो? अफसोस की बात। आरक्षण क्या करता है? आरक्षण में मेरिट का सवाल बार बार उठाया कि आरक्षण से मेरिट नष्ट। लेकिन दिलचस्प ये है, मैं ये मानता हूं कि आरक्षण मेरिट की पोल खोलता है। इनकी जो मेरिट है उसको सामने उजागर करता है। आरक्षण क्या है? एक अवसर है, एक चांस है, और आरक्षण कुछ नहीं। अवसर हमें नहीं मिला, हमने काम करके नहीं दिखाया। इनको पता है, ब्राह्मणी लोगों को, कि इनको अवसर मिलेगा। ये मेहनतकश लोग हैं, ये श्रमण संस्कृति वाले लोग हैं, ये कामनाद लोग हैं, ये शूद्र और आदिवासी लोग हैं, ये जल और जंगल जमीन को बचाने वाले लोग हैं, ये मेहनत करने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। अगर इनको अवसर मिला कि काम करके दिखाएंगे तो हमारी कोई। इतिहास में उन्होंने एक अवसर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने साबित करके दिखाया कि अवसर मिलने के बाद हम क्या करें। इतिहास में अवसर दिया संविधान बनने के बाद आधुनिक भारत में मान्यवर काशीराम साहब को। साहब ने राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करके दिखाया और कई बार सरकार बना के दिखाई, साबित किया कि अवसर मिलने का मतलब क्या होता है। इसी अवसर से डर लगता है, यही अवसर लोग नहीं देना चाहते हैं। अगर आरक्षित सीटें खाली रहेंगी, आपको अवसर नहीं मिलेगा। उनको पता है कि आप मेहनती लोग हैं, आप मेहनत करते हैं। अगर आप अध्यापक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, चाहे जिस भी पद पर जाते हैं, आपके खून में, आपकी परंपरा में मेहनत और ईमानदारी है। इनकी परंपरा में कामचोरी और बेईमानी है, इसलिए देश हजारों साल, सैकड़ों साल तक गुलाम रहा। अगर आपकी मेरिट है साहब, तो पढ़ने लिखने का काम तो आपका ही था, पढ़ाने का काम भी आपका था। 60% से ज्यादा लोग आज अशिक्षित क्यों हैं? अगर आपके काम देश की रक्षा करने का काम था, यहाँ के चौड़े सीने वाले लोगों को, तो ये देश गुलाम क्यों रहा? अंग्रेजों ने लतियाया, मुगलों ने लतियाया, और तमाम सारे बाहर से आए हुए लोगों ने लतियाया। आपकी मेरिट कहाँ थी? मेरिट की बात हम ज्यादा याद नहीं करेंगे। एक खास बात मैं करूंगा, समय कम है दोस्तों। भारत में 3rd डिवीजन की शुरुआत कैसे हुई? बहुत सारे लोग हो सकता है आप में से जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि भारत में 3rd डिवीजन की शुरुआत कैसे हुई। अंग्रेजों के जमाने में केवल 2 ही डिवीजन थे, प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी, यानी 1st डिवीजन और 2nd डिवीजन। मद्रास में जो अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी, ये ब्राह्मण बार बार फेल कर जाते, क्योंकि ये मायावी लोग हैं, ये माया से जीतते हैं, ये कर्मकांड से जीतते हैं, ये झूठ से जीतते हैं, ये सच्चाई से नहीं जीतते। इसलिए उन्हें बड़ा डर लगता है, बाबा साहब से डर लगता है,
बुद्ध से डर लगता है, बिरसा से डर लगता है, क्योंकि ये सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ये मेहनतकश लोग हैं। तो ब्राह्मणों ने अनुरोध किया अंग्रेजों को कि भाई हमारे लोग फेल होते जा रहे हैं, तो थोड़ा परसेंटेज कम कीजिए। तो अंग्रेजों ने परसेंटेज कम किया, लेकिन भारी संख्या में फिर ब्राह्मण फेल हो रहे हैं, क्योंकि वही पढ़ते लिखते थे, हम लोग कहाँ पढ़ते लिखते, हमें तो अधिकार ही नहीं था। उसके बावजूद ब्राह्मण फेल होने लगे। उन्होंने कहा कि ये डिवीजन और कम कर दीजिए। तो अंत में चूंकि अंग्रेजों को क्लर्कों की जरूरत थी और कहा कि यही पढ़ने वाले उल्लू के पढ़ते हैं, सब पास नहीं हो पा रहे, परेशान है हम लोग, तो ठीक है भैया डिवीजन घटा दो। तो थर्ड डिवीजन की शुरुआत भारत में ब्राह्मणों के लिए की गई, दलित, ओबीसी और आदिवासियों के लिए नहीं की गई। कम से कम हमारे लिए कर दिया। मेरिट की बात है साहब, तो तुम्हारे लिए थर्ड डिवीजन होता है। हमें तो जितना अवसर मिलता है तुम इतने ज्यादा कांटे बिछाते हो, हम कांटे हटाते जाते हैं, रास्ता बनाते जाते हैं, फिर भी मेहनत से अपनी काबिलियत से यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन आप पीछा नहीं छोड़ते। उसके बावजूद आप पीछा नहीं छोड़ते हैं, बार बार आरक्षण के खिलाफ मोहन भागवत भी बोलते रहते हैं। बच्चा जब बदमाशी करता है, उसका जो पिता है, उसकी माँ है, उसको डांटते हैं। उनको पता है कि अगर ये मानेगा नहीं तो तमाचा में इसको जड़ दो। तो पहले डराते हैं वो बोल बोल के कि तुम मान जाओ, वरना नहीं मानता है कूट के वो तमाचा चढ़ देते। मैं ये मान रहा हूं कि आरक्षण के खिलाफ तो बार बार स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, वो बच्चे को धमका रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आरक्षण खत्म किया जा सकता है। वो देखना चाहते हैं और तो बोलना चाहते हैं कि इतने जो सुविधाभोगी पीढ़ी पैदा हो गई है दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी की, क्या इसमें कुछ सुगुगाहट होती है? क्या इनमें ऐसी चेतना है कि ये खिलाफ में हमारे खड़े हो जाए? अगर नहीं खड़े होंगे, क्योंकि संसद में तो लोग बैठे हुए भाई 125 तमाम सारे दलाल भाई लोग, हमारे सांसद लोग, सब मौनी बाबा लोग वहां बैठे हुए, सब कटोरा लेकर बैठे हैं, कुछ डाल दो या कुछ ही ला रहे। बाबा साहब ने आरक्षण दिया, कटोरा लेकर बैठा हूं, कुछ भी डाल दो भाई, अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर। कुत्तों को कोई अपने ड्राइंग रूम में बैठा कर नहीं खिलाता, कुत्तों को लोग जूठा फेंकते हैं। हमारे लोग जूठे के लिए भी इंतजार कर रहे हैं, वो सब जूठे भी देने को तैयार है। बड़ा अफसोस होता है, ये पूना पैक की नाजायज औलादे हैं। हमारे लिए शर्म की बात यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे, ये जो हमारे नुमाइंदे होंगे, संसद में जाएंगे, दहाड़ेंगे, बोलेंगे, चिल्लाएंगे, हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन ये सारे गुलाम की फौज के रूप में संसद में मौजूद है। हमें उनसे भी डरना है। तो मोहन भागवत की मैं बात कर रहा था, बिहार में गए, गर्व होता है बिहार के लिए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान बिहार से प्राप्त हुआ है, और कह सकते हैं कि मैं भी बिहार से ही। हमारे बिहार में मोहन भागवत की चुनौती को स्वीकार किया, और जिस समय मोदी लहर की देश में मोदी को धूल चटा दिया बिहार में, और बुरी तरह भाजपा वाला। अब ये दूसरा मौका है दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां सिद्धार्थ नगर है, वही उत्तर प्रदेश है जहां गौतम बुद्ध नगर है, वही उत्तर प्रदेश है जहां रमाबाई अम्बेडकर नगर, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, ज्योतिबा फुले नगर, महामाया नगर है। ये अम्बेडकर जिसको साहब काशीराम है, ये जो उत्तर प्रदेश है जिसको साहब काशीराम कहते थे, ये ब्राह्मणवाद की गर्दन है। अगर गर्दन दबोचेगा तो पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। एक और मौका आया है दोस्तों, जो आजमाइश हो रही है, और फिर एक ऐसे स्टेटमेंट जारी किया गया है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। चुनाव सामने है, और हम चाहेंगे और हम सब मेहनत भी करेंगे कि जैसे बिहार में इनको धूल चटाई गई, उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में एक अम्बेडकरवादी चुनाव होगा, जहां अम्बेडकरवादी लोग फिर से इनको धूल चटाएंगे, इनकी औकात बताएंगे और बताएंगे